आज के दिन की सबसे खास तस्वीर ये रही कि एनडीए ने अपना दम दिखाया और एक साथ खड़े होकर संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को सामने रखते हुए यह ऐलान कर दिया कि हम सरकार बना रहे हैं और दावा भी पेश कर दिया है। अब रविवार को संभवतः वो शपथ भी लेंगे। लेकिन इस बीच जब प्रधानमंत्री का आज का संबोधन हुआ तो उन्होंने जो बातें कही है उसको लेकर विपक्ष की अब क्या प्रतिक्रिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष के संस्कार की कमी से लेकर विपक्ष के स्वार्थ तक की बात की। यानी ये तक कह दिया कि ये सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता भोगने के लिए, सत्ता का सुख चखने के लिए इकट्ठे तो हुए, लेकिन एक दूसरे को पीठ में छुरा भोंकने से भी पीछे नहीं हटे। कहीं साथ आए तो कहीं एक दूसरे के विरोध में लड़े। प्रत्यक्ष प्रमाण है पंजाब और बंगाल भी। और इन प्रमाणों के साथ उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष तो किया ही, साथ ही साथ जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। अब इन्हीं प्रश्नों का जवाब हम तलाशते हैं अपने मेहमानों से। हम आपको मिलवाते हैं बिना देर की। इस डिबेट की हम शुरुआत करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ धनंजय गिरी होंगे, डॉक्टर धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुभ्रांश राय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अखिलेश कटियार साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। और बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं। अब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, तमाम बहनों का बहुत स्वागत है। सुभ्रांश, मैं शुरुआत आपके साथ करूंगा क्योंकि देखिए आरोप आप लोगों के ऊपर लगे हैं तो मुझे लगता है कि जवाब आप ही को देना चाहिए। क्या ये स्वार्थ वाली ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं इसको लेकर सवाल क्यों ना पूछा जाए? बंगाल में आप जिनके साथ थे वो आपके खिलाफ लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी आप दिल्ली में साथ थे, पंजाब में खिलाफ लड़ रहे थे। अभी एक बयान भी गोपाल राय का आ गया, उन्होंने साफ कह दिया कि ये लोकसभा का गठबंधन था, विधानसभा का नहीं। तो प्रश्न तो उठेगा ना सुभ्रांश? देखिए रोहित, अभी आपने अपने पैकेज की जब शुरुआत की तो आपने एक बड़ा अच्छा सा वर्ड वही इस्तेमाल किया जो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर कहा, पीठ पे छुरा घोंपना। इसके साक्षात मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूं। आज ये जो बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी 2.5 की सरकार बनने जा रही है, जिसकी प्रमुख बैसाखियां तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड हैं। उस तेलुगु देशम पार्टी की पूरे राज्यसभा यूनिट को नरेंद्र मोदी जी अपने अंदर डाइल्यूट कर गए थे। अब बताइए, पीठ में छुरा किसने घोंपा? पीठ में छुरा नरेंद्र मोदी जी ने घोंपा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर उसमें आप देखेंगे तो एक चेहरा और था, वो थे रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान। अभी चंद कुछ महीनों की पुरानी बात है, सरकार से पहले की। उनकी पूरी पार्टी को नरेंद्र मोदी जी ने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये जो चिराग पासवान अपने आप को स्वयं को नरेंद्र मोदी जी का हनुमान कहते हैं, इनके घर से उठाकर फेंक दिया गया इनके सारे सामान। इनके पिताजी की फोटो और देश का संविधान और बाबा साहब की फोटो सड़कों पे पड़ी थी। आज भी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद है। आज उन्हीं के सामने नरेंद्र मोदी नतमस्तक है। अब बताइए, पीठ में किसने छुरा घोंपा? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, समस्या ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था देश के संविधान को बचाना, कि गरीब से गरीब, मजलूम से मजलूम, जिनकी रक्षा के लिए ये देश का संविधान बनाया गया था, वो सुरक्षित रहे। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के तमाम सांसद, उसमें से 2-3 जीतकर भी आ गए हैं, वो सब लोग कहा करते थे कि आप हमें 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है। क्योंकि समय समय के साथ चीजें बदलनी जरूरी होती। आज उसी संविधान के सामने नरेंद्र मोदी जी नतमस्तक खड़े थे। बहुत दिल को सुकून मिला कि हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी सिर्फ एक चीज से चलेगी, वो है संविधान। वो नरेंद्र मोदी जी के बनाए हुए रूल से नहीं। सुभ्रांश, चूंकि मेरे पास डिबेट में कम समय होता है, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूँ। आप ही को जवाब देना है। एक प्रश्न और मैं जोड़ देता हूँ, आप ही को जवाब देना है। मैं आपके पास 30 सेकंड और रहूंगा, आप जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। पहली चीज तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि 2019-2014 ऐसी तस्वीर देश ने देखी थी जब वो संविधान को जाके सबसे पहले नतमस्तक होकर प्रणाम करते। उसके बाद 2024 में भी यही तस्वीर दिखी। तो इसमें आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। दूसरा पॉइंट, एक सवाल जो सोशल मीडिया को लेते हुए हमने भी देखा और प्रधानमंत्री ने भी जिसका जिक्र किया, जनता को आपने गुमराह किया, धोखा दिया। उन औरतों की, उन वोटर्स की बात उन्होंने की जो एक पर्ची लेकर पहुंचते, 1 लाख रुपए कहाँ है आपके कांग्रेस दफ्तर पर। लखनऊ से भी और दूसरे राज्यों से भी वो तस्वीरें आई जिसमें मांगा जाता है कि जो पर्ची भरवाया गया था, लाख रुपए कहाँ है। तो ये क्या गुमराह नहीं किया आपने जनता को? वो क्या है? जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जनता को गुमराह नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच थी जो आज भी सोशल मीडिया पर फैली हुई है, जब तक मैं जिंदा हूं इस देश में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा।
इसी तरह की लाइनें बोला करते थे अपने तमाम भाषणों में। जिस वैशाखी के सहारे खड़े हैं, उसी वैशाखी के चंद्रबाबू नायडू के पुत्र का सुबह बयान आया था कि हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू होगा। अब बताइए देश को कौन धोखा दे रहा है, नरेंद्र मोदी या हम? आप अपने प्रश्न का, आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए। उसी का जवाब, उसी पे आ रहा हूँ। हमने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वो हमारा वादा आज भी मौजूद है। हमारी सरकार साल भर बाद बने, हमारी सरकार 6 महीने बाद बने, या हमारी सरकार इनके नंबर प्रूफ करने के दिन ही ये गिर जाए और हम फिर से बनने जाए, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। हो सकता है महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस वाला घटनाक्रम आपको याद होगा, सुबह 4:30 बजे शपथ ग्रहण हुआ था, सरकार गिर गई। आपको अटल जी का भी याद होगा, 1 नंबर से। तो देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता जनार्दन के पास होती है। हमने जो अपना मैनिफेस्टो प्रॉमिस किया था, हम सत्ता में आएंगे तो उसको पूरा करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि सत्ता में रहते हुए हम इस देश के 5 करोड़ सुन तो लीजिए, सुनिए भी ना, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं तो बिल्कुल इंटरप्ट ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं कि आप बोलें ताकि अगर जो बातें वो जाए। पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं कि आपने जो कमिटमेंट किया, अगर कमिटमेंट सही था तो फिर क्या जनता समझ नहीं पाई जो अभी फॉर्म लेके पहुंच गई? आपकी सरकार भी नहीं बनी और आप चलिए ख्वाबी पुलाव कुछ भी बनाइए कि सरकार 2 दिन में गिरे, 10 दिन में बढ़े। आप उनको क्या ये बता के गए थे कि हम आएंगे नहीं? तो क्यों मैसेज आपने कन्वे नहीं किया? क्यों आपके दफ्तर पर वो महिलाएं पहुंच रही है फॉर्म लेके? देखिए इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हमने उसी सोशल मीडिया पे देखा है कि भारतीय जनता पार्टी शूटिंग, रिकॉर्डिंग और पोस्टरिंग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है वो महिलाएं भारतीय जनता, मैं उनसे जुड़ी हुई हो, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है जो देश को गुमराह करने वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने इस देश को गुमराह किया। इस देश में 5 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, और इस देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अब बीजेपी के पास जा रहा हूं। अब सुब्रांश सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब एक-एक करके, अब आपको मैंने अच्छा वक्त दिया, एक-एक करके सभी मेहमानों का मुझे एक बार संबोधन लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आता हूं। धनंजय गिरी साहब सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सर ये फैक्ट है कि जनादेश आपके पास आपके गठबंधन को लेकर है और बार बार आप पे अगर वार किया जा रहा है तो यही कहा जा रहा है कि आपने अपने सहयोगियों को छोड़ा है, सहयोगियों से आपने दूरी बनाई है। नीतीश कुमार नाराज हुए, उद्धव ठाकरे नाराज हुए, भले ही आप बाला साहब ठाकरे को सम्मान के साथ नाम लेते हैं, लेकिन वो शिवसेना टूटी। रोहित जी, पिछली सरकार में भाजपा के पास निज का बहुमत था, 2014 में निज का बहुमत था, 2019 में भी निज का बहुमत था, बावजूद हमारे सहयोगियों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। राष्ट्र निर्माण के काम छोटे मन से नहीं होता है। हम हमेशा अपने सहयोगियों के साथ हमने बड़ा मन रखा है। भाव आज भी सनातन बना हुआ है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता में दल नहीं देश है। नीच के मान और अपमान की परवाह नहीं करते। हम राणा के वंशज है, घास की रोटी खा सकते हैं, किसी भ्रष्टाचारी को घास नहीं डालते। ये चारा चोरों के साथ हम गठबंधन नहीं बनाते। और बाग उजड़ गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। ये आम आदमी पार्टी ने अभी नहीं। धनंजय जी फिर मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा। देखिए मैं आपके कोई सफाई, मैं आपसे कोई सफाई नहीं मांग रहा, नहीं मैं ऐसा है कि आप जो बोलेंगे मैं सुन के हाँ बोलूंगा, हाँ आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अगर आप जो बोल रहे हैं उस पर पॉइंट है। आप जो है स्वार्थ के गठबंधन के साथ आप आगे बढ़े, ये इल्जाम आप पे लगता है। आप पीडीपी के साथ क्यों गठबंधन में आए थे? आज आपके साथ अकाली दल क्यों नहीं है? क्यों वो आपसे अलग हो गई? तो ये सर थ्योरी देना नहीं, आप शिवसेना से क्यों अलग हो गए? रोहित जी, या तो सवाल और जवाब दोनों आप ही दे दीजिए, या जिस तरह से सर आप ही बोलते जाइएगा, ऐसा भी थोड़ी ना होगा सर। मैं प्रश्न तो पूछूंगा ना, आप अगर कुछ भी बोलेंगे आप जवाब दीजिए ना, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ। मैं वही बात से बता रहा कि हमारा सहयोग नीतीश कुमार से नेचुरल लाई। नीतीश कुमार कोई हमारे आज के सहयोगी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा कि कांग्रेस दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी आम आदमी पार्टी ने कहा और उसी कांग्रेस की गोद में आके बैठ गए और चुनाव खत्म नहीं हुआ कि कह दिया कि अलग अलग लड़ेंगे। ऐसा भ्रष्टाचारी और अवसरवादी गठबंधन तो हमने किसी के साथ नहीं किया। ऐसा भ्रष्टाचारी और अवसरवादी गठबंधन करने वाले भी दुहाई दे रहे, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को 70 साल में दलितों का आरक्षण नहीं किया कश्मीर में, वो भी संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मुनाफत और मक्कारी के महाज की महात्मीयता है। वो लोग जो इन्होंने महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की पर्ची दे दी, कह रहे सोशल मीडिया। अरे लखनऊ में तुम्हारे कार्यालय के बाहर भीड़ लगी हुई भाई, और कह रहे हो कि सोशल मीडिया। अरे झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो। जफर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि हमारा आज का कोई गठबंधन नहीं है और इट्स अ प्रीक्वल अलायंस। और हमारा 14 में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत था, 2019 में भी पूर्ण बहुमत था।
और 24 में हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत है। तो इसमें क्या गलत बात हो गई? कौन सी गलत नहीं, बात? मैं कह रहा हूं कोई गलत बात नहीं, ये तो राजनीति का एक पूरा तरीका है भाई, उसमें आप सही आप कर रहे हैं, लेकिन शुभ्रांश पे भी फिर दावा कर रहे हैं कि हो सकता है जिस दिन आपको जो है शपथ ग्रहण के बाद बहुमत साबित करना पड़ा उसी दिन सरकार की। तो इन दावों का आधार क्या है, ये समझना चाहिए। एक कहावत है ना, एक कहावत है, यही आस लटके रहे हो तो वो बसंत ऋतुआ, और कांग्रेस लटके रही क्योंकि 99 कांग्रेस को बहुत पसंद है। 99 का चक्कर आप समझते होंगे, 99 के चक्कर में कांग्रेस पड़ी है, और इस 99 के पर जनता ने उसको खड़ा कर दिया 99 पर ला करके, क्योंकि लोगों ने 99 का ही चक्कर चलाया है आज तक जीवन भर। हाँ, ये बात तो उन्होंने भी, आज पीएम ने भी कहा कि 2014, 2019 और 2024 की संख्या मिला लीजिए तो भी बीजेपी ने जितने बहुमत को हासिल किया है उतने पे नहीं पहुंच पाए संभ्रांत और उनकी पार्टी, और आगे कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं अग्रवाल श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा और कटियार जी के पास जाऊंगा। धनंजय गिरी जी ने 2-3 उदाहरण दिए। पहला इन्होंने भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया। इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अजीत पवार, जिसको आप अपनी गोदी में लेकर आगे लड़े और चुनाव में बढ़े। तो मान्यवर, एक हमारे भी पूर्वांचल में कहावत हंसी जाती है, सुपवा तो हंसे संगे संगे चलनिया हंसे, जिसमें 100 छेद। तो भ्रष्टाचारियों के साथ आप जुड़े हैं क्योंकि सारे अजीत पवार का जिक्र किया गया है। श्रीवास्तव साहब जवाब देंगे। श्रीवास्तव साहब, दूसरा जो सब जल्दी का जवाब, जल्दी सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी की 14 और 19 की सरकारें, मोदी 1.0 और मोदी 2.0 था, वो अपने अहंकार के दंभ में थे। हमें अच्छा लगा कि वो संविधान के सामने झुक रहे और नतमस्तक हो रहे। नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने संविधान बदलने के सारे हथकंडे अपना रखे थे। नहीं, शुभराज पहले भी बोला था, फिर मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आप जो है थोड़ा सोशल मीडिया बज़ से आप भी बाहर आइए और एक बार 2014, 2019 और 2024 की तस्वीर जिसको भी आप कह रहे हैं ना, उन तीनों को देखिए। तीनों में आपको सेम तस्वीर दिखेगी, संविधान को जाके नमन करते हुए। तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करना बंद कीजिए। आप भी जो है ना वही सोशल मीडिया बस बनाने की कोशिश, अरे भैया बस कीजिए। हम भी पूर्वांचल को जानते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि सर हवा ऐसे उड़ाइए ना जिसमें उन्होंने आंखों में धूल झोंकने की कोशिश चल रही। ठीक है सर, चलिए ठीक है, आप अपनी बात रख दिए एक बार श्रीवास्तव साहब को, क्योंकि आपने सीधा सीधा अजीत पवार का नाम लिया है। श्रीवास्तव साहब, दो पहलू, एक तो सुमराज अजीत पवार का नाम लेकर जो कमेंट कर रहे हैं उसका जवाब देना चाहे तो दे। दूसरा जो मेरा सवाल है सर, ये गठबंधन के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भ्रम क्यों? कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों में? आप लोग भी मिलकर गठबंधन के साथ ही है ना? देखिए रोहित भाई, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, आदरणीय अजीत दादा पवार पे जो आरोप लगे थे, जिस दौर के आरोप हैं, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कुल 13,000 करोड़ का बजट था उस 2.5 साल में, और उस पर 70,000 करोड़ का आरोप लगा था। और दूसरी बात यह कि जब हम लोग कांग्रेस के साथ काम करते थे उस समय कभी उनको ये सारी चीजें नहीं दिखी। आज जब हम लोग एनडीए के साथ काम कर रहे हैं तो इनको ये सारी चीजें दिख रही। तो मुझे लगता है कि इनको हकीकत समझना चाहिए और पहले ये देखना चाहिए कि जो आरोप लगा है उसकी सच्चाई क्या है। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन एक लाइन बोलना चाहूंगा सर, ये तो राजनीति को आप अच्छे से जानते हैं सर। जब आप साथ हैं तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है, जब आप दूर हुए तो सब कुछ कमियां जो है दिखने लगती है। बीजेपी वाले ही आप पे आरोप लगाते थे सर, आज उनके साथ है तो सब कुछ भूल गए। अगर उनको मौका मिल रहा है सुमराज को बोलने का तो वो गलत भी थोड़ी ना कह रहे हैं। ये तो आरोप की राजनीति चलती है। नहीं रोहित भाई, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, और मैं जो आरोप लगाए मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्योंकि जब हमको अपना कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमको ज्यादा शक्तिशाली दिखने लगता है, ज्यादा लोकप्रिय दिखने लगता है, तो उसको कमजोर करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन उसकी हकीकत भी देखना पड़ती है कि जब कुल 2.5 साल में 13,000 करोड़ का बजट हो, उस पर 70,000 करोड़ का अगर आरोप लगता है तो हास्यास्पद लगता है। ये मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात यह कि इस समय देश की राजनीति में यदि सबसे कोई स्टेबल पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास जो 243 सांसद हैं, स्टेबिलिटी वहीं पर है। क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण तो गठबंधन में जो बाइंडिंग फोर्स है इस समय, वो 2 फोर्स हैं। एक है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या। अब जो दूसरा जो INDIA ब्लॉक है, अगर वहां हम जाके देखते हैं तो वहां ये स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास नंबर है और ना ही उनके पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। ये वहां पे कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन में जो लोग आए हैं वो सब राजनीति के गहरे जानकार लोग हैं,
राजनीति सालों से कर रहे हैं, वो जानते हैं कि स्टेबिलिटी कहां पर है, स्थायित्व कहां पर है, और वो स्टेबिलिटी एनडीए में है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि गठबंधन का कोई भी साथी इस गठबंधन से दूर जाएगा। दूसरी बात इसका सबसे एक और महत्वपूर्ण पहलू है, श्रीवास्तव आप कह लीजिएगा, मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं। गठबंधन चुनाव के पहले, हाँ आप कह लीजिएगा, मैं आपको फिर से मैं एक लाइन खा लिया। ये प्रश्न इसलिए भी उठाना सर, क्योंकि देखिए जिनके साथ बीजेपी ने एनडीए बनाया था 30 वर्षों पुराना, उसमें कई प्री पोल था एग्जैक्टली, बट एनडीए के उस घटक दल में कई ऐसे थे जो इनसे दूर चले गए। अब ये बाद में फिर मिला लें, कोशिश कर लें, यानी अविश्वास की स्थिति है, संभावना रही। सर आप तो महाराष्ट्र को जान रहे हैं, शिवसेना क्या थी, शिवसेना कहां है और शिवसेना के साथ क्या हुआ, अब कुछ छुपा है क्या सर? तो क्या ये गठबंधन धर्म था? देखिए जल्दी सर, फिर मैं देखिए नेशनल लेवल पे जो गठबंधन है, मैं आज की बात कर रहा हूं। हाँ। आज सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेबल गठबंधन हो सकता है तो वो एनडीए का ही हो सकता है, क्योंकि जो संख्या है, देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप में जो भी है वो अंक गणित का खेल है। ठीक है, आज अंक गणित पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है। कटियार साहब, आज जो अपोजिशन के पास अंक गणित में गिरी साहब थोड़ा सा इंतजार, सांसद भी थोड़ा सा इंतजार गिरी साहब, मैं आऊंगा एक बार समाजवादी पार्टी का वर्जन ले लेता हूं, फिर मैं गिरी साहब आप ही के पास आके कंक्लूड करूंगा। कटियार साहब, अभी तो ऐसा है कि माने या कोई ना माने, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के साथ सामने है। इस बात को आपने अपने जो भी रणनीति आपने बनाई उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन मुझे जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए सर, हाथ और साइकिल तो पहले भी एक साथ हो गए, तो ये लोकसभा तक की दोस्ती या विधानसभा में आते आते फिर अलग हो जाएंगे? नहीं, ये तो गठबंधन का हमारा है और आगे लंबे समय तक हम लोग साथ में काम करेंगे, इस पे फैसला हमारे नेता करेंगे। अपना हिस्सा देंगे क्या? हाँ, और ये अभी भविष्य की बात है। जनाधार के साथ खड़े हो रहे हैं, तो फिर से आप क्या अपना हिस्सा दे देंगे? नहीं, अभी 3 साल पहले की रोहित जी बात है। मतलब देखिए एनडीए वाले कह रहे हैं हम कॉन्फिडेंट हैं, हम नहीं टूटेंगे, और आप कह रहे हैं कि हम कैसे? मतलब बोलिए ना, आप पूरी बात कर लेते। बोलिए। आज सवाल 3 साल बाद क्या होगा? हम तो जो लोग ये कहते थे कि हम आजीवन साथ रहेंगे, हम संस्कारों की बात करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, आचरण और विचार की बात करेंगे, तो क्या कहीं लगता है वो बात हो रही रोहित जी? क्योंकि आपकी बात मैं काफी देर से सुन रहा था और गलत बात पे आप बहुत अच्छे से टोक रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो बात रिश्तों की है, नातों की है, भ्रष्टाचार की है, डीएनए खराब था, ये खराब था, वो तो सब खत्म होते आपने अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं ना। तो उस पे बात करके क्या करेंगे? अब बात भविष्य की करें। हम तो ये बात पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमने जिन मुद्दों पे मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ा कि हम जाति जनगणना चाहते हैं, अब हम सदन पे जब प्रस्ताव लेके आएंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी क्या उसका विरोध करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी एजेंडे में था। तो बीजेपी को हम वो बात मनवाने की कोशिश करेंगे। हम किसान के मुद्दे पे आएंगे, हम नौजवान के मुद्दे पे आएंगे, हम आरक्षण के मुद्दे पे आएंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मुद्दे रखे थे चुनाव में, और जिन मुद्दों पे आधे उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनता ने हमें चुना है अपने विचारों के, अपने उद्देश्यों और अपने मकसद के लिए कि संसद में उठाइए, सड़क पे उठाइए, वो मुद्दे उठाएंगे। और मैं एक बात जानता हूं कि उन मुद्दों पे बीजेपी को भी अब हम खड़ा करेंगे। अब हम आंदोलन जीवी नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि उन मुद्दों पे जो चुनाव अपने राज्यों में लड़के आए उस पे मना नहीं कर पाएंगे। वो हमें जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, मेरे नेता को जो जिम्मेदारी आधे उत्तर प्रदेश की आबादी ने आधे से ज्यादा दी है, और जिस जनता ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाया है, उनकी लड़ाई संसद से सड़क तक हम लड़ेंगे। ठीक है, धनंजय गिरी जी फाइनल कमेंट दे दीजिए। समाजवादी पार्टी को भी आपने सुन लिया। वैसे मैं कटियार साहब आपको बता दूं, भविष्य का तो कोई नहीं जानता, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले में आप लोगों से आगे है। उन्होंने कह दिया और स्पष्ट भी थे, पंजाब में हम अलग है, कह भी दिया है कि यह गठबंधन लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं, यानी दिल्ली में क्या होगा वो इशारा कर दिया। बहरहाल गिरी साहब कंक्लूड कर दीजिए सर, फिर कैसे देख रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? इससे बेहतर क्या हो सकता है? बस तमाम दलों की ताकत को मिला दे तो भी हमारी ताकत सबसे अच्छा है।
विपक्ष के झूठ फरेब और निषेधात्मक नैरेटिव के बावजूद हिंदुस्तान की जनता ने हमें बड़ी ताकत दी है। हम जनता की सम्मान और समझ को सलाम करते हैं, उनके चरणों में उनके कदमों में सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द में कहा है कि सरकार बनती बहुमत से, चलती सर्वमत से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शब्द दिया है, आने वाली पीढ़ियां उसको मंत्र के तौर पर मंत्रणा करेंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चलिए सर, सबको साथ रखिए, प्रयास कीजिए, विकास कीजिए सर। वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही। चलिए 10 सेकंड और 10 सेकंड और 10 सेकंड और। किसी 5 पीढ़ियों से एक परिवार का पांव पूछ रहे हैं। हम कौन नेहरू खानदान का 5 पीढ़ियों से उनके खानदान का पांव सर छोड़ दीजिए ना, आज छोड़ देते हैं गिरी साहब, आज छोड़ देते हैं। अब तैयारी कीजिए ना शपथ ग्रहण की, शपथ ग्रहण की तैयारी कीजिए। छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सबराज, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। लेकिन ये पहलू है, विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने कैसे किया, सत्ता पे कौन बैठा है, सच वो है जो देख रहे हैं। और सत्ता कैसे चलती है, पहले भी गठबंधन के साथ चली है, एनडीए की सरकार बनी है, चली है अटल बिहारी शासनकाल में भी, और इस शासनकाल में भी जो राजनेता हैं उनके पास अनुभव है। हालांकि विपक्ष का काम है वो अपनी बातें रखेंगे, लेकिन अब हम संविधान की उस तस्वीर को भी आपके सामने रखेंगे। लोकतंत्र की ये तस्वीर बहुत सुहानी भी होती है। आप अपना ख्याल रखिए।